नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पाठ 2। परिवार में उत्कृष्टता का जीवंत आलोक। एकाकी मनुष्य के लिए कुछ भी कर पाना, कुछ भी सीखना और कुछ भी ग्रहण करना असंभव है। मनुष्य जो कुछ भी सीखता या ग्रहण करता है वह दूसरों के सहयोग से ही संभव है, और उसमें भी परिवार के लोगों की ही प्रमुखता है। उस स्थिति की कल्पना की जाए कि मनुष्य को जन्मते ही परिवार से, समाज के संपर्क से अलग कर दिया जाए, एकाकी छोड़ दिया जाए, तो उसका कितना और किस दिशा में कैसा क्या विकास होता है। निश्चित रूप से उसके क्रियाकलाप पशुओं से भिन्न नहीं होंगे। एकाकी व्यक्ति औरों का तो क्या, अपना भी विकास नहीं कर सकता। एकाकीपन से अपना या दूसरों का केवल विनाश ही हो सकता है, और एकाकी रहने वाला व्यक्ति भी इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। सृजनात्मक विकास केवल पारिवारिक भावना में, सहयोग समन्वय में, सहकारिता अपनाने में ही संभव है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सहकारिता में उपार्जन की असीम शक्ति और संभावनाएं विद्यमान है। कल कारखानों से लेकर सैन्य दलों तक में सम्मिलित प्रयासों की चमत्कारी परिणति का परिचय मिलता है। बुहारी से लेकर घड़ी तक के छोटे छोटे घटक मिलकर एक संयुक्त शक्ति बनते और अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। परिवार को सहकारिता की शाश्वत संगठित संस्था के रूप में देखा जा सकता है। सहवितरण सभ्यता का मौलिक सिद्धांत है। अपनी रोटी मिल बांटकर खाओ, यह अर्थतंत्र के सुसंचालन का मूल मंत्र है। धर्मतंत्र की शिक्षा है कि अपनी समर्थता बांटी और दूसरों पर लदा असमर्थता का बोझ स्वयं बटाओ। अध्यात्म की प्रयोग परिणति इसी प्रकार होती है। परिवार में इन प्रतिपादनों को चरितार्थ करने और स्वभाव अभ्यास में उतारने का अवसर मिलता है। परिवार एक अर्थ में सहकारी संस्था है। इसमें हर व्यक्ति एक दूसरे को कुछ देता है और साथ ही कुछ पाता भी है। अभिभावक बच्चों को पालते हैं, उनके लिए कष्ट उठाते और खर्च करते हैं। सम्मान और अनुशासन तो उन्हें तत्काल मिलता है, और बच्चों के बड़े होने पर सेवा शुश्रूषा के रूप में प्रतिदान भी। इस प्रकार के आदान प्रदान में कोई किसी का ऋणी नहीं होता। पाने वाला जिससे प्राप्त किया गया है उसका बदला चुका देता है, तो उसे पाने के ऋण भार से मुक्ति मिल जाती है। न चुकाने से ऋण भार का दबाव इतना बोझिल रहता है कि उसकी आत्मा ही कुचल जाती है। पत्नी व्रत और पतिव्रत यो निभा तो एक पक्ष की आदर्शवादिता भी लेती है, पर वह विशिष्टों का कीर्तिमान है। स्वाभाविक और व्यावहारिक यही है कि दोनों एक दूसरे के समर्पण सहयोग का महत्व समझे, अनुग्रह के लिए कृतज्ञ रहे और हर घड़ी बदला चुकाने का अवसर खोजे। यह आदान प्रदान जहाँ यथावत रहेगा वहाँ मैत्री निभेगी भी और बढ़ेगी भी। किंतु जहाँ एक पक्ष ने मात्र अधिकार की रट लगाई और कर्तव्य की उपेक्षा की, समझना चाहिए कि खाई बढ़ेगी और प्रीति के स्थान पर विवशता और कटुता ही शेष रह जाएगी। स्वामी और सेवक, व्यापारी और ग्राहक, मित्र और मित्र, गुरु और शिष्य, देवता और भक्त प्रायः इसी आधार पर एक दूसरे के सेवक सहयोगी बनकर रहते हैं। एक के हाथ खींच लेने पर दूसरे का बढ़ा हुआ हाथ भी निरर्थक ही सिद्ध होगा। समुद्र और बादलों के बीच देने और लौटाने की नीति ही अनादिकाल से उन्हें सहयोग सूत्र में बांधे हुए हैं। धरती पौधों को एक हाथ से खुराक देती है, पर बदले में दूसरे हाथ से खाद और गोबर के रूप में उनसे प्रतिदान वापस प्राप्त करती है। जिस दिन उस आदान प्रदान में व्यवधान उत्पन्न होगा, उस दिन न पौधों की हरितिमा जीवित रहेगी और न धरती की उर्वरता। परिवार का भावनात्मक महत्व जो भी है, प्रत्यक्षतः वह एक सहकारी संस्था है, जिसके हर घटक को अधिकार मिलता है। साथ ही यह शर्त भी जुड़ी रहती है कि उसे समयानुसार उसका प्रतिदान भी लौटाना होगा।
इस लौटाने में जो जितनी आनाकानी करता है वह इतना ही निकृष्ट बनता है, और जिसे जितनी उतावली रहती है वह उतना ही उत्कृष्ट ठहरता है। अभिभावक अपने आश्रितों पर इतना ऋण न ला दे जिसे वे चुका न सके, और उस बोझ से आत्म प्रताड़ना सहते दिखाई दे। आवश्यक अनुदान कभी किसी को फलते नहीं। अति का भोजन कष्टकारक होता है, और अति का अनुग्रह दुर्गुणों दुर्भावनाओं के रूप में उभरता है। अकर्मण्यता और अहंकारिता तो इसमें बढ़ती ही है। अस्तु, बुद्धिमान अभिभावकों के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आश्रितों को स्वावलंबी और सुसंस्कारी भर बनाए। उन पर अनावश्यक संपदा का इतना बोझ न लादे जिसे पाकर वे उपार्जन की चिंता से ही मुक्त हो चले, और खाली समय और व्यर्थ संपत्ति को दुर्व्यसनों में गंवाकर अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारे। परिजनों का भी कर्तव्य है कि संपन्न अभिभावकों से उत्तराधिकार की संपदा की मांग न करें। पारिवारिक निर्वाह का यदि कोई व्यवसाय तंत्र चलता है तो उसे संयुक्त रूप से अक्षुण्ण रखा जा सकता है। असमर्थ आश्रितों को भी निर्वाह साधन संचित संपदा से पाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त यदि समर्थ व्यक्ति उत्तराधिकार में संपदा की मांग करे तो उसे अनुचित ही ठहराया जाएगा। ऐसा वैभव विशुद्ध रूप से समाज की संपत्ति है। उसे भले ही श्राद्ध के रूप में लौटाया जाए अथवा मृत्यु कर के रूप में भी। बिना परिश्रम की कमाई और चारों की कानूनी स्वरूप जो भी हो, उनकी मूल प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आता। परिवार के हर सदस्य को आरंभ से ही यह अर्थशास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए, और स्वावलंबन के लिए उनकी मनोभूमि विकसित की जानी चाहिए। परिवार एक गाय है जिसका दूध पीने के लिए ही सब ललचाते रहे, यह अनुचित है। उसके लिए चारा पानी, धूप छांव एवं सुविधा सफाई की जिम्मेदारी भी इन दूध पीने वालों को उठानी चाहिए। परिवार समर्थ होगा तो उसकी छाया का, शोभा का, फल संपदा का लाभ भी मिलेगा। अन्यथा सूखे ठूठ से जगह भी घिरेगी और अड़चन भी पड़ेगी। तरह तरह की अपेक्षाएं रखना और फरमाइशें करना तो अनेकों को आता है, पर इस तथ्य को भुला ही दिया जाता है कि इस संस्थान को परिपुष्ट और परिपक्व बनाने के लिए उससे भी बड़ा योगदान होना चाहिए जो अब तक पाया गया है और आगे के लिए मांगा जा रहा है। संपन्नता तो एक समर्थ व्यक्ति भी उपार्जित कर सकता है, पर सुसंस्कारिता का वातावरण उत्पन्न करने में हर सदस्य का समुचित योगदान होना चाहिए। गृहपति कोई भी क्यों न हो, अनुशासन किसी का भी चलता हो, इस दृष्टि से हर सदस्य अपने आप में पूर्ण है कि उसे पारस्परिक स्नेह सहयोग बढ़ाने और सत्प्रवृत्तियों को व्यवहार में उतारने की दृष्टि से अग्रणी रहना चाहिए। भूल, उपेक्षा या अवज्ञा करने वाले की नकल करने का विचार ओछा है। बड़प्पन इसमें है कि स्नेह, सहयोग, सौजन्य, सद्भाव की परंपरा का निर्वाह किया जाए, और भटकी हुओं को रास्तों पर लाने के लिए अपना प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। स्वजनों को किसी दिशा में अग्रसर करना हो, उन्हें आदर्शवादी उत्कृष्ट जीवन नीति अपनाने की शिक्षा देनी हो, तो उसके लिए सद्भाव संपन्न आत्मीयता पूर्ण परामर्श तो चाहिए ही। स्वयं के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत कर अनुकरण की उमंग जगाना भी उतना ही आवश्यक है। दोनों के संगम समन्वय से ही परिवार के लोगों का प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है। भावना जीवन वृक्ष की जड़ है, तो व्यवहार उसके द्वारा खींचा जाने वाला पोषक पदार्थ है। दोनों के समन्वय से ही सुसंस्कृत परिवार को उपयुक्त पोषण मिलता है। जमीन में यदि पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में न हो तो जड़ें खुराक कहाँ से खींचें? इसी प्रकार पोषक तत्वों का जमीन में बाहुल्य होते हुए भी यदि जड़ें सड़ी गली हो तो पौधों को आहार पाने और बढ़ने का अवसर कैसे मिले? एकांगी स्थिति अपर्याप्त है। दिन रात नर नारी, ताना बाना, ऋण धन मिलकर जिस तरह एक संयुक्त शक्ति बनते और गाड़ी के दो पहियों की तरह गतिशील बनते हैं, ठीक उसी तरह परिवार में सर्वतोमुखी प्रगति का वातावरण बनाने के लिए भावना और व्यवहार के दोनों ही पक्ष
उच्च स्तरीय होने चाहिए। भावना में आत्मीयता को सघनता होती है। उससे दूसरों को लाभ पहुंचाते समय उल्लास और उनका दुख बढ़ाते समय संतोष की अनुभूति होती है। परिस्थितियां दोनों ही प्रकार की आती हैं। निपटना उनके अनुसार पड़ता है। पर भावनाशील को घाटा कहीं भी नहीं पड़ता। उतार और चढ़ाव में उसे तृप्ति मिलती ही रहती है, कभी खट्टी कभी मीठी। मैत्री का स्थायित्व आत्मीयता पर अवलंबित है। वह दूसरी ओर से समुचित प्रतिक्रिया न होने पर भी एक पक्षीय चलता ही नहीं, बढ़ता भी रहता है। मूर्ति पूजा उसका उदाहरण है। प्रतिमा न कोई उत्तर देती है, न कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। इतने पर भी भावना उसका आश्रय लेकर अपने बलबूते बढ़ती और परिपुष्ट होती रहती है। मीरा के कृष्ण, एकलव्य की द्रोण और रामकृष्ण परमहंस की काली ने जिस समर्थता का परिचय दिया, उसे भक्त की भावना का चमत्कार ही कह सकते हैं। देवता की अनुकंपा नहीं, भावना अपने आप में आत्मा की तरह ही पूर्ण है। पर उसको भी तो व्यवहार का शरीर चाहिए। शरीर के बिना आत्मा का अस्तित्व कैसे प्रकट हो? व्यवहार का आश्रय पाए बिना भावना की बेल ऊंची कैसे बढ़े? परिवार निर्माण में उस आचार संहिता को भी महत्व और प्रश्रय देना होगा जो भावनाओं के अनाचार को रोकती है। रेलगाड़ी की सामर्थ्य कितनी ही बड़ी क्यों न हो, पटरी की मर्यादा में उसे अनुशासित न रखा जाए तो वह कहीं से कहीं बहकेगी और अंततः अपना तथा दूसरों का विनाश ही करेगी। भावुक अक्सर ठग लिए जाते हैं। इसका कारण यही नहीं कि भावना की श्रेष्ठता में कोई संदेह है, वरन यह है कि व्यवहार और मर्यादाओं का नियंत्रण न रहने से उस दिव्य संवेदना का दुरुपयोग होता है। धूर्तों को इस कला में प्रवीणता प्राप्त होती है कि वे भावुकता भड़काकर किस प्रकार उस संवेदनशील मनोभूमि का लाभ उठाए। विपत्ति की संभावना बताकर ज्योतिषी और चिकित्सक किस प्रकार उनके स्वजन परिजनों का आजकल दोहन करते हैं, इसके प्रमाण उदाहरण हर जगह मिल सकते हैं। शिशु वात्सल्य की अतृप्त भावना को पूर्ण करने के लिए पराये बच्चे दत्तक लिए जाते हैं। इस दुर्बलता को वे बच्चे थोड़ी सी समझ आते ही भांप लेते हैं और अपने परिपालकों का बुरी तरह शोषण ही नहीं करते, त्रास भी देते हैं। बच्चों के बिगड़ने में जितनी कुसंग की भूमिका होती है, उससे भी अधिक अभिभावकों के अनुचित दुलार की होती है। वे बच्चों की मर्जी पूरी करने में, तरह तरह की छूट या सुविधा देने में अपने दुलार की सार्थकता मानते हैं। दूसरों का नुकसान करने, झगड़ने पर वस्तु स्थिति को समझते हुए भी प्रायः अपने बच्चे का ही पक्ष लेते हैं। उनकी भूल के लिए समझाने और उदंडता के लिए धमकाने का प्रयत्न ही नहीं करते। फलतः दुर्गुण बढ़ते रहते हैं। यही अभिवृद्धि धीरे धीरे परिपुष्ट होती रहती है और वयस्क होते होते बालकों को कुसंस्कारी बनाकर रख देती है। वे जहां भी जाते हैं तिरस्कृत होते हैं, जहां भी हाथ डालते हैं असफल रहते हैं, जिससे भी मिलते हैं विग्रह खड़ा करते हैं। इस विडंबना में अभिभावकों का वह अनुचित लाड़ प्यार भी एक बड़ा कारण होता है जो उनके अभिभावकों ने स्नेह की भावुकता के वशीभूत होकर अनावश्यक मात्रा में दिया और यह ध्यान में नहीं रखा कि भविष्य में इस अनौचित्य की प्रतिक्रिया उनके लिए कितनी दुखद हो सकती है। युवक युवतियों के प्रेम प्रसंगों में भावुकता की उड़ानें ही आकाश में पतंगों की तरह उड़ती दिखती है। संध्या काल की रंगीन आकाश में पश्चिम भाग में कितनी मनोरम लगती है, पर उसका न तो कोई अस्तित्व होता है न कोई आधार। ऐसा ही उन्माद इन तथाकथित प्रेम प्रसंगों के मूल में रहता है, जिनका न औचित्य समझ में आता है न यथार्थ है। नशे पर नियंत्रण कौन करे? सपनों की सीमा कैसे बांधे? प्रेमोन्माद भी लगभग ऐसा ही होता है। बेल मंगरे तो चढ़ती नहीं, चढ़ती है तो एक ही झोंके में लुढ़क कर छितराती और अस्त व्यस्त दिखती है। इस उभार में बालकों को निंदित तिरस्कृत बनना पड़ता है। अप्रामाणिकता का कलंक सिर पर बंधता है। उस क्षति की पूर्ति कदाचित ही
इन प्रेमोन्मादी बालकों के परिवारों पर क्या बीतती है और उन्हें कितने प्रकार की कितनी हानि सहनी पड़ती है, इसका अनुमान लगा सकना यदि उस उन्माद के दिनों संभव रहा होता तो वे अपनों की दृष्टि से इतने न गिरते और इतनी क्षति एवं व्यथा न सहते जितने की ऐसी कटु प्रसंगों में अंततः उन्हें सहनी ही पड़ती है। आमतौर से भावुक लड़कियां ही इस प्रकार के शोषण का शिकार बनती हैं। धूर्त उन्हें ललचाते और अंततः उन्हें भारी विपत्ति में धकेल कर छोड़ देते हैं। मैत्री के नाम पर कितना शोषण होता है, इसका अपना एक अलग ही क्षेत्र है। पुराने जमाने में शत्रु आमना सामना करते लड़ाई लड़ते और हानि पहुंचाते थे। आज के जमाने का आधुनिकतम आविष्कार ये है कि मित्रता गांठी जाए, वफादारी का प्रमाण दिया जाए और रंगीन सपने दिखाकर अथवा अपनी कठिनाई जताकर मित्र का शोषण आरंभ कर दिया जाए। दाव लगते ही उसे चितपट करके रफू चक्कर बना जाए। भावुकता की ऐसी ऐसी शतरंजें जहां तहां बिछी देखी जा सकती है। हिरन और सांप को पकड़ने वाले बहेलिया बीन बजाया करते हैं। मछली को आटा और पंछी को दाना दिखाकर पकड़ा जाता है। मित्रता की नशीली चाट खिलाने और बेहोशी आते ही जेब काट लेने वाले धूर्तों की कहीं कमी नहीं। ये सब भावुकता के सहारे चलने और पनपने वाले अनाचार है जो अपने दुखदाई दुष्परिणाम हर क्षेत्र में उत्पन्न करते हैं। परिवार के क्षेत्र में भावुकता की प्रौढ़ता रहना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। उसके औचित्य एवं महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता, पर देखना यह भी होगा कि कहीं उसका व्यतिक्रम तो नहीं हो रहा है, सदा शायकी की आड़ में कोई विषवृक्ष तो नहीं पनप रहा है। इस जागरूकता के समर्थन में दूरदर्शी सदा ये कहते रहे हैं कि एक आंख दुलार की और दूसरी सुधार की रखी जाए तभी प्रेम की सार्थकता है, अन्यथा अमृत की भी अनावश्यक मात्रा विष का काम कर देखी जाती है। पति पत्नी की द्विधा सत्ता के एकत्व में परिणत कर देने का प्रधान कारण आत्मीयता की सघन भावुकता ही है। यही पतिव्रत और पत्नीव्रत की उच्च सच्चरिता के रूप में परिलक्षित होती है। एक दूसरे के प्रति परिपूर्ण वफादारी का आधार यही है। एक दूसरे को बहुत कुछ, सब कुछ देने की उमंग इन संदर्भ में उठती भी है और उठनी भी चाहिए। किंतु यदि यह उभार औचित्य की मर्यादा लांघने लगे तो समझना चाहिए कि अर्थ का अनर्थ होने जा रहा है। संपन्न लोग पत्नी को कुछ भी शारीरिक श्रम न करने देने के लिए नौकरों की व्यवस्था करते हैं। श्रृंगार और विनोद के अनेकानेक साधन जुटाते हैं। इसके प्रबंध के पीछे उनका उद्देश्य पत्नी पर असीम स्नेह होने का परिचय देना भर होता है। इस एकांगी चिंतन से अंततः पत्नी की स्वस्थता, समर्थता, प्रखरता और प्रतिभा को बुरी तरह क्षति पहुंचती है और वह अंततः किसी कृषक मजदूर की श्रमजीवी पत्नी से भी अधिक घाटे में रहती है। गुड़िया की तरह रहने में उसने क्या खोया और क्या पाया? पति को प्रसन्न रखने के लिए उसे कामुकता की मनमानी छूट देना न तो पतिभक्ति है और न भाव समर्पण, जिससे दोनों की शारीरिक और मानसिक क्षति होती है। उसके लिए परिपूर्ण सद्भावना के साथ समझाने बुझाने से लेकर असहयोग विरोध करने तक का उपक्रम चल सकता है। नशेबाजी, जुआ, यारबाजी, आवारागर्दी जैसे कुटेवों में फंसे हुए पति को उसका मन मर्जी करते रहने देना, रोक थाम न करना, देखने में पति भक्ति स्वामी भक्ति जैसी बात प्रतीत भले ही होती हो, वस्तुतः वैसे है नहीं। प्यार में जहाँ हित कामना, शुभेच्छा, सहकारिता आदि अनेक अनुकूलताओं का समावेश है, वहाँ अनौचित्य को बदलने सुधारने का तथ्य भी पूरी तरह संयुक्त है। इसे हटा देने पर जो अंधी भावुकता ही शेष रह जाएगी और उसमें निरंतर ठोकरें लगने का खतरा बना रहेगा। कितने ही घरों में नववधुएं संयुक्त परिवार से पृथक रहने का आग्रह अपने पतियों से इसलिए करती है कि उन्हें पति की स्वामिनी बनने और कमाई का पूरा लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। संयुक्त परिवार में तो यह उपलब्धियां प्रत्यक्षतः बढ़ ही जाती है, भले ही बाद में उसके सत्परिणाम
अनेक गुने होकर मिलते रहे। भावुकतावश पति भी उनके आग्रह को मानते और पारिवारिक उत्तरदायित्वों से विमुख होते देखे गए हैं। मोटी दृष्टि से यह पति पत्नी का एक दूसरे से साम्य दूध पानी हो जाने जैसा हुआ, किंतु दूरदर्शिता के आधार पर देखा जाए तो उस आग्रह और स्वीकृति के पीछे अनीति ही काम करती दिखाई पड़ेगी। जिस परिवार ने अपनी समृद्धि और सद्भावना का एक बड़ा अंश लड़के की शिक्षा दीक्षा पर कमाऊ बनाने की स्थिति तक पहुंचाने पर लगाया है, उसे प्रतिफल के समय ऐसी बेरुखी का सामना करना पड़े तो उसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। इससे सारे परिवार का अर्थ संतुलन एवं भविष्य बिगड़ता है। दाम्पत्य प्रेम का परिचय देने की भावुकता और समूचे परिवार की सुव्यवस्था दोनों में से क्या चुनना चाहिए, इसका निर्णय करने में यदि पत्नी का आग्रह अस्वीकार करना पड़े तो भी विवेक की कसौटी यह नहीं कहेगी कि दाम्पत्य प्रेम के साथ जुड़े हुए कर्तव्य की अवहेलना की। छोटों का अधिक काम करना, बड़ों को अधिक आराम देना सहज शिष्टाचार है। छोटों का कर्तव्य है कि वे बड़ों से ऐसा कहे भी और उसके लिए प्रयत्न भी करें, किंतु यह शिष्टाचार पूर्णतया व्यवहार ही बन जाए यह आवश्यक नहीं। बड़े कुछ भी न करे तो उनका शरीर और मन अपनी गतिशीलता निरंतर खोता चला जाएगा और वे कुछ दिनों में ही कूड़ा करकट जैसे निरर्थक बन जाएंगे। इस बेकारी में अपना समय तो गवाएंगे ही, किसी और साथी को तलाश कर उसे भी गप्पबाजी या ताश शतरंज जैसे चंगुल में फंसा देंगे। बड़ों को आराम देने का अर्थ उन्हें आलसी और दुर्व्यसनी बना देना हो तो उससे कहीं अच्छा ये है कि उन्हें व्यवस्था, शिक्षा एवं लोक सेवा जैसे किसी उपयोगी काम में जुटा रखने का ताना बाना बुना जाए। देखने में ये बड़ों के प्रति अनुदारता बरतने जैसा प्रतीत होगा, किंतु दूरदर्शिता यही कहेगी कि सद्भावना और सुव्यवस्था का समावेश हर दृष्टि से उचित था। मोहवश बच्चों को दूर पढ़ने भेजने में अभिभावकों, विशेषतया माताओं को कतराते देखा गया है। बच्चा प्यारा है इसलिए उसे आंखों के सामने रहना चाहिए। ये भावुकता का तकाजा है, विवेक का नहीं। प्राचीन काल में बालकों को सुदूर गुरुकुलों में पढ़ने के लिए खुशी से भेज दिया जाता था। इसका अर्थ यह नहीं था कि उनके अभिभावक उनसे प्यार नहीं करते थे। इसका अर्थ इतना है कि हित चिंतन को प्रथम और मोह ममता को द्वितीय स्थान दिया जाता था। उसमें बालकों को भी अभिभावकों की ही तरह बिछोह कष्ट कर होता था। पर अंततः भावुकता ही तो सब कुछ नहीं है। यदि औचित्य और कर्तव्य की उपेक्षा की जाने लगे तो फिर सेना में भर्ती होने के लिए न कोई व्यक्ति स्वयं ही तैयार होगा और न उसके घर वाले भी ऐसे भरे दुस्साहस के लिए सहमति देंगे। यदि ऐसे ही प्रचलन चल पड़े तो फिर वानप्रस्थ परंपरा का अंत ही हुआ समझना चाहिए। परिवार छूटने छोड़ने की असुविधा सर्वविविध है। मोह की प्रधानता रहते ऐसी व्यवस्था बन ही नहीं पड़ेगी। ऐसी दशा में व्यक्ति और समाज को ऐसी क्षति उठानी पड़ेगी जिसकी पूर्ति और किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। जन्म से लेकर मरण पर्यंत परिवारी लोगों के साथ ही रहना, उन्हीं के लिए मरना खपना, ये दिखाई देता है कि परिवार प्रेम की सघनता थी। फिर भी उस भावुकता के पीछे विवेक व्यवहार का समावेश न रहने से सराहना नहीं, निर्भत्सना ही होगी। जो कमाए जाए उसका उत्तराधिकार संतान को ही मिले, ये प्रचलन हर दृष्टि से निंदनीय है। इससे संतान की मुफ्तखोरी की लानत उठानी पड़ती है और संचयकर्ताओं को मोहग्रस्त कहा जाएगा। औचित्य इतना ही है कि अभिभावक अपनी संतान को समर्थ, सुसंस्कृत बनाने के साथ अपने कर्तव्य को इतिश्री समझे और संतान भी अपने पूर्वजों से इससे अधिक की आशा न करे। असमर्थ आश्रितों को ही पूर्वजों की कमाई पर गुजारा करने का अधिकार रहना चाहिए, पर जो अपने बाहुबल से कमाने में समर्थ हैं, उन्हें स्वावलंबन पूर्वक निर्वाह क्यों नहीं करना चाहिए। बिना परिश्रम की कमाई, चाहे वह चोरी से हो, लॉटरी से हो या उत्तराधिकार में अथवा किसी दूसरे रास्ते से मिली हो, तथ्यतः अनैतिक है। जो कमाए सो खाए, यही सिद्धांत सही है।
इसमें इतना ही परिशिष्ट जोड़ा जा सकता है कि असमर्थ आश्रित अपने पूर्ववर्ती की संपदा से निर्वाह प्राप्त करें। समर्थों को मिला उत्तराधिकार उनके लिए मुफ्त का माल होने से बेरहमी के साथ खर्च होता है। दूसरे ऐसे धन पर स्वभावतः लोक मंगल का जो अधिकार है, उससे उस क्षेत्र को वंचित रहना पड़ेगा और असंख्यों सत्प्रवृत्तियों को जो उस पोषण के सहारे पनपने का लाभ मिल सकता था, उससे उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। मोहग्रस्त अभिभावक भावुकतावश अपनी संचित कमाई का उत्तराधिकार अपने वंशजों के लिए छोड़ते हैं तो प्रचलन के अनुसार उसे स्वाभाविक ही कहा जाएगा। किंतु जहां तक विवेक एवं औचित्य का प्रश्न है, इस हस्तांतरण का कोई औचित्य नहीं है। कृषि उद्योग आदि के तंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे और उनके सहारे परिवार को काम मिलता रहे, यह व्यवस्था अलग है। इसका समर्थन भी हो सकता है। किंतु जहां ऐसा कुछ भी नहीं, बाप की कमाई बेटों को बटनी भर है, वहां निश्चित रूप से भावुकता का अनुचित उपयोग ही है। इसमें देने वाले और लेने वाले दोनों पर ही अनौचित्य का, भावुकता के दुरुपयोग का कलंक लगता है। ऐसा धन विशुद्ध रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होना चाहिए, भले ही उसे मृत्यु टैक्स के रूप में सरकार वसूल करे अथवा प्राचीन काल की श्राद्ध व्यवस्था के अनुसार उसे स्वेच्छापूर्वक धर्म प्रयोजनों के लिए वितरित किया जाए। इन दिनों भी परिवारों में भावना का अस्तित्व किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यह बात अलग है कि वे घटती जा रही है और घटने का एकमात्र कारण उनके साथ विवेक का समन्वय न होना है। आवश्यकता इस बात की है कि भावनाओं में विवेक का समन्वय किया जाए और परिवारों में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए कि उसमें रहने वाले प्रत्येक सदस्य को उत्कृष्ट आदर्शवादिता की दिशा में बढ़ने की प्रखर प्रेरणा मिल सके। अनीति, अवांछनीयता किसी भी स्वजन के मन में न उठने पाए, और उठे भी तो परिवार के वातावरण में वह जल भून कर नष्ट हो जाए। भावना और व्यवहार में इस प्रकार विवेक का समन्वय बना रहे तो सच्चे अर्थों में परिवार का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। और इन दिनों भी शिवाजी, गांधी, विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व परिवार की भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं।